नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल हमने अपना अर्थिंग कंप्लीट करा था, अब नेक्स्ट चैप्टर अपन करते हैं वायरिंग। ठीक है, तो देखिए जो हमारी वायरिंग होती है ना, वायरिंग क्या होती है, जहाँ घरों में की जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया में की जाती है, सभी जगह वायरिंग करी जाती है ना, ताकि जहाँ पे भी हम कर रहे हैं तो वायर कहीं लटके नहीं, कहीं झूले नहीं और प्रॉपर अरेंज तरीके में दिखे, है ना। घर पे आप कर रहे हैं तो घर भी अच्छे से दिखे, है ना। अब अपन ऐसा यदि कुछ भी वायर वायर लटका के कर देंगे तो दिखने में भी अच्छी नहीं होती और फिर वो कहीं ना कहीं हम हमारे उसमें ही फंस जाएगी, कहीं वायर है लटकती रहेगी, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से वायरिंग की जाती है। अब देखिए वायरिंग अपन करते हैं ना, तो वायरिंग को ये ध्यान में रख के करते हैं कि अपन को पावर सॉकेट के पावर के लिए करना है या फिर लाइटिंग लोड के लिए करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखा जाए तो यदि हम वायरिंग यदि अपन ना लाइट लोड के लिए कर रहे हैं या फिर पावर लोड के लिए कर रहे हैं तो उसमें ना हमें कितने पॉइंट, जैसे कि हम लाइट लोड के लिए कर रहे हैं तब उसमें मैक्सिमम कितने पॉइंट बना सकते हैं और उन पॉइंटों में कितना मैक्सिमम लोड कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे लाइटिंग के लिए हो चाहे पावर के लिए हो। तो ये देखते हैं अपन कि यदि हम लाइटिंग लोड के लिए कर रहे हैं ना, तो यदि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट यदि 10 लगा सकते हैं बस, यदि हम लाइटिंग लोड के लिए कर रहे हैं तो पॉइंट में वही होता है कि यदि आप बल्ब लगा लो, 6 एम्पियर का सॉकेट लगा लो, लाइटिंग लोड में 6 एम्पियर का सॉकेट आता है ना। फैंस लगा लो अपने, ये सब लाइटिंग लोड में आते हैं। तो मैक्सिमम आप 10 पॉइंट बना पाएंगे और मैक्सिमम 10 पॉइंट, और जो उसमें लोड कनेक्ट कर पाएंगे वो आपका 800 वाट लोड कनेक्ट रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाटा है। इसके बाद यदि आप लोड के लिए, पावर लोड के लिए बना रहे हो तो इसमें 16 एम्पियर का सॉकेट आता है, इसमें मैक्सिमम आपके 2 पॉइंट बन सकते हैं और उसमें जो लोड आएगा आपका ये 3000 वाट आएगा। इससे ज़्यादा आप लोड कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इससे ज़्यादा ना तो आप लोड कनेक्ट कर पाओगे और इससे दो से ज़्यादा आप पॉइंट नहीं बना पाओगे। तो 2 पॉइंट बनाने चाहिए और 30,000 वाट से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। अब देखिए वायरिंग के प्रकार, वायरिंग टोटल 2 प्रकार की होती है। वायरिंग के जो सिस्टम होते हैं ना, 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक ट्री सिस्टम होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो देखिए ट्री सिस्टम में क्या होता है ना, ट्री सिस्टम को हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, जैसे बहु इमारत बिल्डिंग रहते हैं, जैसे होती है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 10 फ्लोर 12 फ्लोर 20 फ्लोर, वहाँ पे हम जनरली ट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ट्री सिस्टम में क्या करते हैं कि एक वायर ले, मतलब कि सप्लाई आती है, मेन सप्लाई, और उसको हम एल्युमिनियम में कॉपर का वायर लेते हैं और उसको नीचे से लेकर ऊपर तक खींच देते हैं। फिर जिस रूम पे जरूरत रहती है तो वहाँ पे टेपिंग करके हम उस रूम पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे हम सप्लाई दे देते हैं। तो ये ट्री प्रकार, क्योंकि ये जब ऊपर बनती है ऐसे ऐसे करके आपका मेन सर्किट चला गया, फिर यहाँ से आप ले लेंगे जहाँ की जरूरत होगी, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ की, तो ट्री की तरह दिखती है। इसलिए इसलिए इस वायरिंग को ट्री सिस्टम बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को। ठीक है, तो ट्री सिस्टम में ये देखिए क्या होता है, यह वायरिंग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में प्रयोग की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, पेपर में आता है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है, कौन सा सिस्टम प्रयोग किया जाता है, तो वो ट्री सिस्टम होता है। फिर देखिए इस सिस्टम में क्या होता है, कॉपर एल्यूमिनियम का, देखिए इस सिस्टम में क्या रहता है ना कि कॉपर या एल्युमिनियम से ही जनरली वायर का प्रयोग करते हैं। तो ना एक बस बार की तरफ लेते हैं, बस बार की तरफ, जो कि नीचे से सीधे ऊपर तक कर देते हैं, फिर वहां से जहां मर्जी अपन सप्लाई देते रहते हैं ना। तो वही लिखा है इसमें कि इस सिस्टम में कॉपर या एल्युमिनियम के बार्स प्रयोग किए जाते हैं ना, और उसी बार्स में उन्होंने सप्लाई ले लेते हैं। तो ट्री सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा अपना इसका एडवांटेज देख लीजिए। इसमें क्या रहता है ना कि डायरेक्ट वायर को अपन और कहीं मोड़ते नहीं है, डायरेक्ट सप्लाई, नीचे सप्लाई से लिए और ऊपर तक कर देते हैं वायर। तो इसमें वायर जो होता है कम लगता है और सस्ती भी होती है। सस्ती ऐसे नहीं होती कि एक भी बिल्कुल फ्री पे हो जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से सस्ती होती है। ठीक है, कंपेयर करके आपने देखते हैं तो कम लागत लगती है इसमें और ये सस्ती भी होती है। ठीक है, वायर कम लगता है और सस्ती भी होती है। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने वायरिंग करा, ये वाली ट्री सिस्टम, ये हमने नीचे से ऊपर तक ले गए, ठीक है ना, जो अपना मेन वायर है, मेन सप्लाई का है, तो ये नीचे से ऊपर तक ले गए बिल्डिंग में। अब देखिए जो आप यहाँ पे लोड कनेक्ट करोगे ना, जैसे मान लीजिए सिंगल फेस है तो यहाँ पे 240 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे ले गए है ना, यहाँ पे लगा दिए, तो यहाँ पे इस वाले एरिया पे प्रॉपर 240 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे ना ऊपर, तो यहाँ पे 240 वोल्ट नहीं मिल पाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वायर एक है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे, यहाँ जाके थोड़ा 240 से कम मिलता है। तो वही इसमें लिखा है कि इसमें दूर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, उसमें वोल्टेज कम पहुंच पाता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जो नियरेस्ट में लोड रहते हैं ना उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, दैट्स वाई ऊपर तक वोल्टेज पहुंचते पहुंचते थोड़ा बहुत कम हो जाता है 240 वोल्ट पे। ठीक है ना दोस्तों, शायद समझ में आया होगा। और ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमें 200 वोल्ट सप्लाई चाहिए रहता है, चाहे आप नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहें या टॉप फ्लोर में रहें, आपको सप्लाई तो 240 वोल्ट चाहिए रहता है, क्योंकि जो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रहते हैं वो जनरली 240 वोल्ट पे ही चलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जनरली हम लोग जो घर पे प्रयोग करते हैं, सभी जगह हम लोग जनरली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है ना कि हम लोग सप्लाई लाते हैं और पर्टिकुलर जैसे किसी का रूम हो गया तो वहाँ पे ले जाके एक एमसीबी उसकी पर्सनल लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा देते हैं, वहाँ से उसके एमसीबी कनेक्ट करते हैं, एमसीबी से उसके रूम को सप्लाई देते हैं, तो लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो सामान्यतः इसी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, इसी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एडवांटेज भी इसका, एडवांटेज भी देख लेते हैं, पेपर में आया करता है, इसके लाभ क्या है। तो देखिए इसमें फॉल्ट लोकेशन आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं फॉल्ट आ गया तो पर्टिकुलर ना जैसे मान लीजिए आपके रूम मतलब किसी भी रूम की लाइट चली गई और उसके कारण पूरा मेन सप्लाई गिर गई है, तो आप क्या करोगे ना कि अगर आपको लगता है कि यार इस रूम पे फॉल्ट हो जाता है तो उस बस की एमसीबी गिरा दो, बाकी आप सॉल्व मतलब बाकी नीचे चालू कर दो, तो सारे रूम की लाइट भी चालू हो जाएगी और फॉल्ट भी मिल जाएगा पर्टिकुलर इसी रूम पे। लेकिन ट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता, यदि कहीं की भी लाइट गई तो आपको नीचे मेन पैनल ही बंद करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए इसका एक एडवांटेज और है कि जो सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे रहते हैं इसमें 240 वोल्ट पहुंचता है, ऐसा नहीं रहता कि कहीं पे वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, लगभग 240 वोल्ट के समथिंग पहुंचता है, तो ये भी इसका एडवांटेज है। ठीक है ना। तो हो सकता है ये सब समझ पाए होंगे। देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें ना स्किल टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। जो भी इस वायरिंग को करता है डिस्ट्रीब्यूशन वाले ना, तो उसमें स्किल उसको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा मतलब कहाँ पे एमसीबी लगा के किस रूम को ये देना है ना, कहाँ पे सप्लाई देना है, कैसे क्या करना है, तो इसमें स्किल टेक्नीशियन चाहिए रहता है। और दूसरी बात ये ट्री सिस्टम से थोड़ी महंगी होती है, लेकिन महंगी है लेकिन अच्छी भी होती है ये। जनरली आपके घर में भी सभी जगह ट्री सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए वायरिंग हो गई तो आपके घर पे भी ये लगा होगा, सॉकेट लगाते होंगे आप लोग, मोबाइल चार्ज करते होंगे है ना, मोबाइल चार्ज करने के लिए हो गया, कुछ इलेक्ट्रिकल वाली चीज यूज करने के लिए आप सॉकेट होता है ना घर में सॉकेट, तो उसका एक डाटा लिखा रहता है, पेपर में आता भी है कि नंबर ऑफ सॉकेट रिक्वायरमेंट की, मतलब सॉकेट की रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी। जैसे कि हम देखें तो अपना जो बेडरूम होता है जहाँ पे हम लोग सोते हैं बेडरूम, तो बेडरूम में देखिए एक सॉकेट आपका 6 एम्पियर का होता है और एक होता है 16 एम्पियर का। तो जो आपका बेडरूम होता है ना वहाँ पे 6 एम्पियर वाले सॉकेट 2 से 3 लगा सकते हो, ये स्टैंडर्ड डाटा है दोस्तों, सीपीडब्ल्यूडी का ये डाटा है और ये सभी जगह लागू भी होता है, सभी जगह चलता है ये, है ना, स्टैंडर्ड डाटा पेपर में आता है ये। तो बेडरूम में जो आपके 6 एम्पियर के सॉकेट लगाओगे 2 से 3 लगाओगे और 16 एम्पियर के एक लगाओगे, है ना। फिर लिविंग रूम जहाँ पे आप रहते हैं, लिविंग रूम मतलब कहीं भी पूरा आपका जो भी घर में बेडरूम को छोड़ के लिविंग रूम में, उसमें क्या रहता है 2 से 3 6 एम्पियर के लगते हैं और जो 16 एम्पियर का लगता है वो 2 लगता है। ठीक है, याद रखिएगा 16 एम्पियर का 2 सॉकेट लगते हैं वहां पे। ठीक है। इसके बाद जो आपका किचन होता है, किचन में एक आपका 6 एम्पियर का लगता है और 2 आपके 16 एम्पियर के लिए लगते हैं। ठीक है ना दोस्तों। फिर एक बाथरूम हो गया, तो बाथरूम में एक आपका 6 एम्पियर का सॉकेट रहेगा, एक 16 एम्पियर का रहेगा। ठीक है। 16 एम्पियर पे आप गीजर गीजर कनेक्ट कर पाओगे और 6 एम्पियर में जैसे पानी की इमर्सन रॉड जो होती है वो सब पानी गर्म करने के लिए इमर्सन रॉड को 6 एम्पियर पे लगा दोगे और जो हीटर हीटर रहता है आपका 16 एम्पियर में, या गीजर हो गया आपका तो 16 एम्पियर पे लगा पाएंगे आप। तो ये भी स्टैंडर्ड डाटा, इसको याद करके रखिएगा, पेपर में आता है ये कि बाथरूम में जो आपके 16 एम्पीयर के सॉकेट है वो कितने लगेंगे, तो एक लगेंगे। किचन में 16 एम्पीयर के सॉकेट कितने लगा पाएंगे आप, तो 2 लगा पाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें को याद रखना भी चाहिए और ये पेपर में भी आती हैं। देखिए जैसे कि जो आपके घर पे फैंस लगे हैं, ट्यूब लाइट लगी हैं, है ना, किसी जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से डील करते हैं, तो आप किसी के यहाँ गए, कोई ने ऐसे ही आपसे पूछ लिया कि यार बता दो इसका कितना लोड है, तो ऐसा थोड़ी है ना कि हम उसके घर पे जाके उसका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ है तो उसके अप्लायंस का जाके उसका डिटेल्स पढ़ने, स्पेसिफिकेशन पढ़ने लग जाए कितने वाट का, ऐसा नहीं होता ना। तो उसी को ये करने के लिए जैसे मान लीजिए किसी घर में इनकैंडिसेंट लैंप लगा हुआ है, बल्ब जो रहता है, तो हम जनरली उसको 60 वाट का काउंट करके चलते हैं, 60 वाट का काउंट करके चलते हैं। अब जैसे गए किसी के रूम पे, कोई बोल दिया यार देख लो मेरे में अप्रोक्सीमेट लोड कितना है, तो आप देख लेंगे कि इनकैंडिसेंट बल्ब उसके रूम पे कितना लगा है, तो एक बल्ब की जो रेटिंग मतलब अपन मानेंगे तो वो 60 वाट मान के चलना पड़ता है। ठीक है। वैसे तरह जो आपकी सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन को भी 60 वाट ही काउंट करना पड़ता है। फिर आपका टेबल फैन, देखिए ये सीलिंग फैन है और ये आपका टेबल फैन है, तो ये भी 60 वाट का है तो ये भी 60 वाट का है। ठीक है ना। अब देखिए जो 6 एम्पियर का 3 पिन का सॉकेट होता है 6 एम्पियर वाला, तो उसमें जो आप मैक्सिमम लोड कनेक्ट कर पाते हैं ना, जैसे नहीं बताया मैंने आपको, देखिए यहाँ पे 6 एम्पियर का, जैसे यहाँ पे एक सॉकेट लगा है तो एक में आप मैक्सिमम 100 वाट लगा सकते हो, वहां पे ये कंज्यूम कर लोगे कि नहीं इसमें 100 वाट यूज होता होगा, किसी भी मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाए तो मैक्सिमम 100 वाट तक यूज कर पाएंगे उससे ना। तो वो कितना वाट ये कर सकता है उसको अपन 100 वाट लेके चल सकते हैं। फिर देखिए एक फ्लोरोसेंट अपनी ट्यूब होती है जिसे अपन ट्यूब लाइट बोलते हैं, बैटन ट्यूब लाइट, तो उसकी लेंथ, बैटन ट्यूब लाइट आपने देखा भी होगा हमेशा लेंथ के हिसाब से आती है, लंबाई के हिसाब से आती है, आपको फीट में या फिर एमएम के हिसाब से। देखिए यदि आपकी 600 mm की ट्यूब लाइट है ना तो उसको हम 25 वाट कंसीडर करके चलेंगे,
यदि 1200 mm की ट्यूबलाइट है तो उसको 50 वाट कंसीडर कर। देखिए 600 ये 1200, इसका जस्ट डबल है, कि 25 वाट है, इसका जस्ट डबल 50 वाट। और फिर वहीं पे 1500 mm की हो गई तो आपको 90 वाट का ये मान के चलना पड़ेगा कि ये 90 वाट की है लेंथ के हिसाब से। और फिर जो अपना पावर सॉकेट होता है 16 एम्पियर का, तो उसमें आपको 1000 वाट लेके चलना पड़ता है कि 1000 वाट तक का लोड दे पाएगा ऐसा करके, ठीक है ना दोस्तों। तो ये पूरा वायरिंग का है, और समझ में भी आया होगा। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और क्लासेस लगातार ऐसे चलते रहेंगे। आईटी लेवल के लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों, ऐसे ही आता है, फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।